Hey guys, I welcome you all to GSN Law। EWS कोटा केस का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम आर्टिकल 16, आर्टिकल 145 के साथ साथ इंदिरा स्वाइनी वाला केस भी पढ़ेंगे। ये वीडियो एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स और यूपीएससी, पीएससी और जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए भी है। अब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। अब हाल ही में हमने रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें। इस वीडियो में हम रिजर्वेशन एंड प्रमोशन वाले वीडियो के आर्टिकल 16 वाले एक्सट्रैक्ट को देखेंगे, क्योंकि इंदिरा स्वाइनी वाले केस को पढ़ने के लिए आर्टिकल 16 को डिटेल में देखना जरूरी है। अब हम नजर डालते हैं आर्टिकल 16 पे। ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इस आर्टिकल में ये फ्रेज जरूर याद रखिएगा, ऑल सिटीजन्स, यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16 की, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। तो क्लॉज 1 बात करता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी उन सारे केसेस में जहां पर किसी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट होना है। उसके बाद सब क्लॉज 2 के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है ऑन ऑल दीज बेसिस, जहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा एम्प्लॉयमेंट कैरी आउट कर रही है। साथ ही साथ इन ग्राउंड्स पे किसी व्यक्ति को इनएलिजिबल नहीं ठहराया जा सकता। अब यहाँ पर ये जो ओनली शब्द है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम, यानी कि सिर्फ इन्हीं बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, बाकी किसी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेट सर्विसेज के एग्जाम दें या फिर ECSJ किसी स्टेट का दें, तो वहां पर नोटिफिकेशन में ही लिखा रहता है कि कैंडिडेट को नॉलेज होनी चाहिए उस स्टेट की लैंग्वेज की। फॉर एग्जाम्पल, जो हिंदी भाषी जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर हिंदी लिख दिया जाता है कि कैंडिडेट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ हिंदी। इसके अलावा जिस भी स्टेट में जो जो लैंग्वेज बोली जाती हैं वहां पर वही लैंग्वेज लिख दी जाती है जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। और यही कारण है कि यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप महाराष्ट्र का एग्जाम नहीं दे सकते या फिर गुजरात का एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद ऊपर के दोनों क्लॉजेस की एक्सेप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि इस आर्टिकल में जो भी कंटेंट है वो पार्लियामेंट के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं लगा देगा कि पार्लियामेंट किसी क्लास या फिर क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए कोई अलग सा लॉ बना दे। सब क्लॉज 4 में यही चीज स्टेट के विषय में भी कही गई है और यहाँ पर क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर यही चीज स्टेट के लिए कही गई है और ये बोला गया है कि स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है किसी स्टेट की सर्विसेज में। अब यहाँ पर जो शब्द स्टेट इस्तेमाल हुआ है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इनके द्वारा एडेड सारे ही संस्थान आ जाते हैं। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू 4A और 4B इस आर्टिकल में इंसर्ट किए गए थे। ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं इनके बारे में आपको PDF में मिल जाएगा। तो अब क्लॉज 4A बात करता है कि इस आर्टिकल में दी गई कोई भी चीज स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगी ऐसा रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए जो कि इन दी मैटर्स ऑफ प्रमोशन हो विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। अब यहाँ पर रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है इसको समझ लेते हैं। इसका अर्थ है कि मान लीजिए A और B दो कैंडिडेट्स हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। इसमें से A जनरल कैटेगरी का है और B ये रिजर्व्ड कैटेगरी का है। यहाँ पर A 2010 में रिक्रूट हुआ था उस ऑफिस के लिए, जबकि B 2015 में रिक्रूट हुआ था। अब यहाँ पर गवर्नमेंट चाहे तो A जो कि पहले से वेटिंग लिस्ट में लगा है प्रमोशन के लिए, उसको प्रमोट करने की बजाय B को प्रमोट कर दे। उसके बाद वही सारी चीजें दी हुई हैं जो कि हमने पिछले क्लॉज में पढ़ी थी। अब हम आते हैं क्लॉज 4B के ऊपर। इसके तहत आर्टिकल में दी गई कोई भी चीज स्टेट के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाएगी यदि स्टेट ये चाहता है कि जो अनफिल्ड वैकेंसीज रह गई हैं रिजर्व्ड कैंडिडेट्स की, उनको नेक्स्ट ईयर में एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज माना जाए। अब ये चीज आपने जब कोई सरकारी फॉर्म भरा होगा तो आपने ये चीज देखी होगी। फिलहाल के लिए मैं इसमें एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए
सन 2010 में गवर्नमेंट ने टोटल 100 वैकेंसीज निकाली, जिसमें से 50 जनरल की थी और 50 रिजर्व्ड कैटेगरी की थी। अब जब गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट कंडक्ट किया तो ये जो रिजर्व्ड वाली सीट्स हैं, इनमें से 10 सीटें रह गईं, जिसपे कि गवर्नमेंट को कोई भी रिजर्व्ड कैंडिडेट नहीं मिला। अब 2011 में यदि गवर्नमेंट फिर से 100 सीट निकालती है तो जो पिछले साल की 10 सीट्स बची हुई थी रिजर्व्ड कैटेगरी की, उसको यहाँ पर एक अलग क्लास माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए इस साल भी 50 सीटें जनरल के लिए हैं और 50 सीटें रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं इन 100 में से, लेकिन जो ये एडिशनल 10 सीट होंगी ये रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही होंगी। यानी कि अब इस साल में जनरल के पास 50 सीटें होंगी और रिजर्व्ड कैटेगरी के पास टोटल 60 सीट होंगी। इसी चीज को सब क्लॉज 4B में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, रिजर्वेशन के ऊपर एक कैप है 50% का, कि कोई भी गवर्नमेंट यदि रिक्रूटमेंट कंडक्ट करती है तो उसमें से 50% से ज्यादा सीटें रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं रखी जा सकती। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो ये जो एडिशनल सीट्स हैं, इनको उस 50% में नहीं काउंट किया जाएगा। इसीलिए ये एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज मानी जाती हैं, क्योंकि इन पे जनरल रूल नहीं अप्लाई होगा। अब क्लॉज 5 में ये कहा गया है कि इस आर्टिकल की चीजें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे या फिर डिनोमिनेशंस पे नहीं अप्लाई होंगी, जहां पर उनका खुद का तरीका है अपने मेंबर्स को रिक्रूट करने का। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई मदरसा है और वहां पे जो उस मदरसे का ट्रस्ट है, उसके रूल्स के हिसाब से सिर्फ शेख कास्ट के लोग उस मदरसे के ट्रस्टी हो सकते हैं। अब यदि इस मदरसे को स्टेट से फंडिंग मिल रही है तो भी इसके ऊपर आर्टिकल 16 के प्रोविजंस नहीं लागू होंगे। इसके बाद रिसेंटली क्लॉज 6 ऐड किया गया है, जिसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। और यदि गवर्नमेंट इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाती है तो इस आर्टिकल के जितने भी प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट को ऐसा करने से नहीं रोक सकते। और ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला रिजर्वेशन है, इसको एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन से बाहर माना जाएगा। और यदि गवर्नमेंट चाहे तो ये EWS वाला रिजर्वेशन हर कैटेगरी में 10% सीट्स पे दे सकती है। लेकिन ये चीज जो भी रिजर्व्ड कैंडिडेट्स सब क्लॉज 4 में मेंशन्ड हैं, उन पे लागू नहीं होगी। अब यहाँ पर जो ईच कैटेगरी वाली बात है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि शेड्यूल कास्ट में भी आपने EWS वाला रिजर्वेशन लगा के और इनकी 10% सीट्स पे EWS कोटा लगा दिया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट ये क्लॉज 4 में मेंशन्ड है। लेकिन यदि गवर्नमेंट चाहे तो जनरल कैटेगरी में जरूर ये काम कर सकती है, लेकिन SC, ST, OBC के केस में ये चीज नहीं लागू होगी। अब ये जो EWS वाला रिजर्वेशन है, ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। इसके अलावा एक अमेंडमेंट मंडल कमंडल वाले एरा का है। बाकी इन सारे अमेंडमेंट्स को आप ऊपर आर्टिकल से टैली कर लीजिएगा। अब ये जो इंदिरा सोइनी वाला केस है, ये मंडल कमंडल वाले एरा का है। ये जजमेंट काफी लंबा है, बट अगर आप इसको अच्छे से पूरा पढ़ते हैं तो आपको काफी सारे कोटेशंस और लीगल पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उन 8 पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो कि जजमेंट के एंड में दिए गए थे एज गाइडलाइंस फॉर रिजर्वेशन। अब सबसे पहले तो इस केस की सुनवाई के दौरान तत्कालीन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज है, ये एक पॉलिसी इशू है और इस पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज है, ये ना ही मैटर ऑफ पॉलिसी है और ना ही एक पॉलिटिकल इशू है, और जो कोर्ट्स हैं वो बाउंड हैं हर उस मैटर को सुनने के लिए जो कि संविधान का नेचर डिसाइड करता हो या फिर जिनमें संवैधानिक नतीजे शामिल हों। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 16(2) में बार दिया गया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो 16(4) पे तो अप्लाई होगा ही, लेकिन आर्टिकल 16(1) पे भी अप्लाई होगा। आर्टिकल 16(1) में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, जबकि आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत रिजर्वेशन की बात की गई है। तो कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16(2) दोनों ही क्लॉजेस पे अप्लाई होगा। फिर कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि कास्ट के बेसिस पर बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करना संविधान के खिलाफ जाता है। अब अगर मंडल कमंडल वाले एरा के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मंडल कमीशन आया था
जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन की बात की गई थी, जबकि कमंडल बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति को कहते थे। और देखिए यहाँ पर ये जो कोर्ट ने बोला है ये सिर्फ संविधान के ही खिलाफ नहीं है बल्कि भारतीय समाज की सोच के भी खिलाफ है। अब देखिए मेरे इस पॉइंट से आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आज के समय में देश में अपने आप को बैकवर्ड साबित करने की होड़ मची हुई है और बहुत से आंदोलन हो रहे हैं वेरियस ग्रुप्स के द्वारा कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि वो पिछड़े हैं। जबकि आइडियली देखें तो कंपटीशन इस बात का होना चाहिए कि हम संपन्न हैं, क्योंकि जब ये सोच आएगी लोगों के अंदर तभी लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे और तभी देश की तरक्की होगी। अब देखिए प्रेजेंट केस में याचिकाकर्ता ने ये बोला कि सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता और ऐसा इंदिरा स्वाइनी वाले केस में बोला गया था, तो वो इसी पॉइंट को साइट कर रहे थे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 16(2) में डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन है उसको सिर्फ ओनली शब्द से कवर नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सामाजिक और आर्थिक इंडिकेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उनको कास्ट के ऊपर अप्लाई करके रिजर्वेशन यदि दिया जाएगा तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हर समाज के लोगों में अप्लाई होंगे, क्योंकि हर समाज में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे। अब इस लाइन पे इंटरप्रिटेशन का काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि किसी ग्रुप को कास्ट के अलावा भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ऑक्यूपेशन कम सोशल कम एजुकेशनल कम इकोनॉमिक क्राइटेरिया। कुल मिला के कोर्ट का ये कहना था कि रिजर्वेशन देने से पहले ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस को ध्यान रखना होगा। फिर यहाँ पर मंडल कमीशन के ऊपर कमेंट करते हुए कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 340 बहुत ही नैरो है। अब आर्टिकल 340 के तहत कमीशंस की स्थापना होती है फॉर आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस और इसी के तहत मंडल कमीशन की भी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर फ्रेज इस्तेमाल किया गया है टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि कोर्ट का ये कहना था कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड फ्रेज इस्तेमाल हुआ है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते जब भी आप किसी कमीशन को अपॉइंट करते हैं। और ध्यान रखिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं बोला गया है। मतलब जब कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगा तो कास्ट के साथ साथ वो ये भी देखेगा कि उस कास्ट में एजुकेशनल बैकवर्डनेस है कि नहीं है। और शायद इसी चीज की वजह से हरियाणा के जाट्स और गुजरात के पटेल्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने में इतनी ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि ये दोनों ही समाज अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा संपन्न हैं। अब ये पॉइंट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना था कि आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ हिंदूज को नहीं मिलेगा बल्कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन एटसेट्रा सभी को मिलेगा, क्योंकि इन सभी रिलीजन्स में बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं। अब वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, लेकिन फिर भी सभी कम्युनिटीज में कुछ न कुछ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि ये चीज सिर्फ उन लोगों पे नहीं अप्लाई होगी जो कि हिंदुइज्म से कन्वर्ट होके दूसरे रिलीजन में चले गए हैं, बल्कि आर्टिकल 16(4) का यूनिवर्सल एप्लीकेशन होगा। फिर बात आती है 50% वाले बार की। इसके ऊपर कोर्ट ने रीजनिंग दी कि रिजर्वेशन एक एक्सट्रीम फॉर्म है अफर्मेटिव एक्शन का, मतलब कि ये जनरल प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है और इसीलिए इसका इस्तेमाल माइनॉरिटी ऑफ सीट्स पे करना होगा। आगे कोर्ट ने ये भी कहा कि संविधान में कोई स्पेसिफिक बार नहीं दिया हुआ है, लेकिन संविधान की फिलॉसफी को याद रखते हुए और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को ध्यान में रख के किसी भी समय पर रिजर्वेशन 50% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्वेशन सिर्फ आर्टिकल 16(4) में दिया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 16(1) के अंतर्गत कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 16(1) में सिर्फ यही दिया गया है कि सभी लोगों के पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और इसमें बैकवर्डनेस एटसेट्रा की बात नहीं की गई है। फिर कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है इसके लिए संविधान परमिट नहीं करता और इसी चीज को पलटने के लिए उस समय पर संविधान में संशोधन किया गया था। यहाँ पर कोर्ट ने बहुत ही अच्छी रीजनिंग दी। कोर्ट ने कहा कि यदि एक बार
किसी एडवांटेज्ड पर्सन को और किसी डिसएडवांटेज्ड पर्सन को एक लेवल पे ले आया जाता है तो वो इक्वल हो जाते हैं, और यदि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लाया जाएगा तो इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी, और ऐसे में डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करना या फिर खत्म करना रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएगा, बल्कि हिस्टोरिकली जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसको आप और ज्यादा आगे बढ़ा देंगे। इस बात को आप प्रैक्टिकली ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी ऑफिस में दो लोग हैं, ए और बी, जिसमें से बी शेड्यूल कास्ट का है जबकि ए जनरल कैटेगरी का है, और ए बी के ऊपर कास्टिस्ट कमेंट करता रहता है क्योंकि दोनों ही सेम पोस्ट पे हैं। कुछ समय बाद बी का प्रमोशन हो जाता है बट ए का नहीं होता क्योंकि बी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन का लाभ मिला। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ए के दिमाग में जो कास्टिज्म भरा हुआ था वो बढ़ जाएगा या फिर कम होगा। अब देखिए, किसी भी रिजर्वेशन को प्रोवाइड करने से पहले सरकार को उन क्लास ऑफ सिटीजन्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना होता है कि क्या उनको रिजर्वेशन की जरूरत है या फिर नहीं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है यदि गवर्नमेंट ऐसा मैकेनिज्म इजाद कर ले जहां पर वो ये पता लगा सके कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। और इस मामले में देखिए, ये चीज काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन तो जीरो ही है, क्योंकि यदि किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है या फिर कोई एमपी या एमएलए बन जाता है तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं रह जाता क्योंकि उसके पास एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। तो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन जीरो है हमारे देश में। अब पॉलिटिक्स में तो तब भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई गरीब व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाए, बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यदि कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है तो वो फिर गरीब नहीं रह जाता। फिर यहाँ पर क्रीमी लेयर वाले कॉन्सेप्ट को सही बताया और कोर्ट ने कहा कि यदि किसी बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति की इनकम, प्रॉपर्टी या फिर स्टेटस बढ़ जाते हैं तो उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। अब हम जल्दी से आर्टिकल 145 देख लेते हैं। इसमें बात की गई है रूल्स ऑफ द कोर्ट के बारे में। यहाँ पर यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने लिए रूल्स बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट के अप्रूवल की भी जरूरत होगी। अब ये रूल्स किस पॉइंट पे बनते हैं इनको देख लेते हैं। पहला है लॉयर्स के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हों, फिर प्रोसीजर ऑफ हियरिंग के लिए, फिर उन प्रोसीडिंग्स के लिए जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट करना हो, फिर प्रोसीडिंग्स पर्टेनिंग टू आर्टिकल 139A। अब आर्टिकल 139A में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रांसफर ऑफ केसेस की बात की गई है और इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है और यदि अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। इसके बाद आर्टिकल 134 के अंतर्गत जो भी अपील्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट में उनके सर्टिफिकेशन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट रूल बना सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। रिव्यू मतलब कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया और कुछ समय बाद कोर्ट को ये लगा कि इस जजमेंट को फिर से एक बार देखा जाना चाहिए, तो इस चीज के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि सबरीमाला केस में जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी। फिर इसके बाद किसी प्रोसीडिंग्स में जो कॉस्ट आती हैं उनके ऊपर भी रूल्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट फीस। फिर बेल ग्रांट करने के लिए रूल्स भी बनाए जा सकते हैं और किसी प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए भी रूल्स बनाए जा सकते हैं। अब स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई केस पेंडिंग हो और उसमें प्रोसीडिंग्स चल रही हो तो उनको रोक दिया जाए, इसी को हम स्टे बोलते हैं। फिर समरी डिटर्मिनेशन के ऊपर भी रूल्स बनाए जा सकते हैं उन अपील्स के रिस्पेक्ट में जहां पर कोर्ट को ये लगता है कि इस अपील का इस्तेमाल सिर्फ डिले कॉज करने के लिए हो रहा है। फिर आर्टिकल 317 के तहत जो भी इंक्वायरीज कंडक्ट की जा रही हैं उनके प्रोसीजर के लिए भी रूल्स बनाए जा सकते हैं। अब आर्टिकल 317 बात करता है रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब रिमूवल से पहले या फिर सस्पेंशन से पहले इंक्वायरी होगी और उस इंक्वायरी के जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा।
इसके बाद किसी केस में नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे या फिर एक पर्टिकुलर नेचर के केसेस में कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे, और सिंगल जज की या फिर डिवीजन कोर्ट्स की, डिवीजन कोर्ट्स मतलब जहां पर 2 जजेस हों, तो ऐसी कोर्ट्स की क्या पावर्स होंगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अब हमारे केस के डिसीजन में क्लॉज 3 साइट किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जहां पर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ जजेस 5 होंगे। तो प्रेजेंटली इस केस को 3 जजेस की बेंच सुन रही थी और अब इन्होंने 5 जजेस की बेंच को रेफर कर दिया है। फिर आर्टिकल 143 के अंतर्गत यदि प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से उसका ओपिनियन मांगा है किसी चीज पे, तो भी 5 जजेस की बेंच बैठेगी। इसके बाद ये कहा गया है कि आर्टिकल 132 के अंतर्गत जो भी अपील्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट में और किसी अपील की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि उस केस में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो वो 5 जजेस की बेंच को ऐसे मैटर को रेफर कर देगा। और जब वो 5 जजेस की बेंच उस सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को आंसर कर देगी, तो उस केस को वापस से उसी कोर्ट में भेज दिया जाएगा जिस कोर्ट ने उस मैटर को रेफर किया था। और जब 5 जजेस की बेंच का डिसीजन उसको मिल जाएगा, तो वो कोर्ट उस केस को इन दी लाइट ऑफ जजमेंट बाय 5 जजेस बेंच डिसाइड करेगी। फिर आर्टिकल 145 के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो इस वीडियो के PDF में आपको मिल जाएंगे। तो फाइनली इस केस में यही डिसाइड हुआ कि यहाँ पर एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसको डिसाइड करने के लिए आर्टिकल 145(3) के तहत 5 जजेस की बेंच को पूरा केस रेफर कर दिया गया। अब सवाल बनता है कि यहाँ पर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है क्या। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो 103rd अमेंडमेंट है, क्या वो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है बाय अप्लाइंग टेस्ट्स ऑफ विट एंड आइडेंटिटी विद रेफरेंस टू इक्वालिटी प्रोविजंस, और यही एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो ये था पार्ट 2 इस पूरे टॉपिक के एनालिसिस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिजर्वेशन पे आपके क्या विचार हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। जय हिंद।